तो 10 जनवरी का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, मैं डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज का दिख रहा है और यहाँ पे जो दे रखा है सिग्मा ए के रनिंग फ्रॉम 1 to n इक्वल टू अल्फा एन स्क्वायर, ये अल्फा है अल्फा एन स्क्वायर प्लस बीटा एन। ये जो सिग्मा है बेसिकली क्या हो गया, सम टू एन टर्म्स हो गया। तो सम टू एन टर्म्स इक्वल टू दे रखा है अल्फा इंटू एन स्क्वायर प्लस बीटा एन। हम देख सकते हैं कि जो सम टू एन टर्म्स है वो क्वाड्रेटिक इन एन है, ठीक है ना, और कांस्टेंट टर्म 0 है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है वो एपी में होगा, ठीक है। तो ये एपी सीक्वेंस दे रखा है, तो एपी सीक्वेंस दे रखा है और हमें पता है कि एन स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसका ट्वाइस करने से कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो अगर मैं एपी का कॉमन डिफरेंस सी डॉट डी को डी मान लूँ तो यहाँ पर डी की वैल्यू हो जाएगी एन स्क्वायर का कोफिशिएंट का ट्वाइस, यानी 2 अल्फा। और फर्स्ट टर्म अगर निकालें तो फर्स्ट टर्म इसका a1 हो जाएगा जो कि s1 हो जाएगा, और s1 की वैल्यू हो जाएगी n बराबर 1 पे मिलेगा फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है निकालने के लिए, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि फर्स्ट टर्म ही निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। और अब क्या दे रखा है, और a10 की वैल्यू दे रखी है 59, तो a10 का वैल्यू दे रखा है 59 और a6 का वैल्यू दे रखा है 79। ये 79 नहीं था, यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है। a6 की वैल्यू थी 7 टाइम्स a1, तो a6 दे रखा था 7 टाइम्स a1, ठीक है, ये करेक्शन है। तो a6 की वैल्यू दे रखी है 7 टाइम्स a1। हमें निकालना है बेसिकली अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, मतलब कि हमें निकालना है a1 की वैल्यू। तो निकल जाएगा आराम से। a10 क्या हो जाएगा, a10 हो जाएगा, a10 लिख सकते हैं a1 प्लस 9d, और ये हो गया 59, और a6 का मतलब हो गया a1 प्लस 5d जो कि हो गया 7 टाइम्स a1। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये आ जाएगा 6 टाइम्स a1 बराबर 5d। तो यहाँ से d निकल जाएगा इन टर्म्स ऑफ a1, 6/5 टाइम्स a1। अब ये d निकल गया, इस d की वैल्यू को यहाँ डाल देंगे तो a1 निकल जाएगा, और a1 निकला मतलब अल्फा प्लस बीटा निकला, तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो a1 प्लस 9 टाइम्स d, और d की वैल्यू कितनी है 6/5 टाइम्स a1, एंड दिस इज इक्वल टू 59। ये हो जाएगा 5 टाइम्स a1, 54 टाइम्स a1, तो 59 टाइम्स a1 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 5 टाइम्स 59। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा a1 बराबर 5, और a1 क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का आंसर कितना आ गया 5। सो 5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मैट्रिक्स का क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पे एक मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखा है और एक मैट्रिक्स ए भी दे रखा है। तो मैट्रिक्स ए दे रखा है कितना, मैट्रिक्स ए इक्वल टू 0 -2 3 -2 0 1 -1 1 0, और एक मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखा है बी टाइम्स आई माइनस ए का मैट्रिक्स इक्वल टू आई प्लस ए का मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमें निकालने के लिए बोला जा रहा है मैट्रिक्स बी कितना होगा। तो मैट्रिक्स बी दोनों तरफ आई माइनस ए के इन्वर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाईं तरफ बी आ जाएगा, और दाईं तरफ ए आई प्लस ए इंटू आई माइनस ए का इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आई प्लस ए निकाल लें और एक आई माइनस ए निकाल लें। तो आई प्लस ए की जो वैल्यू है वो हो जाएगी, आई पता ही है तो इसमें आई प्लस ए निकालने में कोई दिक्कत नहीं आ जाएगा। यहाँ पे 1, जहाँ पे 0 है वहाँ 1 हो जाएगा, जहाँ पे -2 है वो -2 ही रहेगा, जहाँ पे 3 है वहाँ पे 3 ही रहेगा, ठीक है। और जहाँ पे -2 है फिर से -2 रहेगा, जहाँ 0 है वहाँ 1 आ जाएगा, जहाँ पे 1 है वहाँ पे 1 ही आएगा। -1 की जगह -1 ही रहेगा, 1 की जगह पे 1, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आई प्लस ए हो गया। उसी तरह से आई माइनस ए निकाल सकते हैं डायरेक्टली। तो आई माइनस ए का मतलब क्या हुआ, अब 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही रहेगा आई माइनस ए। अब उसके बाद 1 0 0 होता है तो 1 - 0 1 आ जाएगा यहाँ पे, आई माइनस ए की वैल्यू में यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1।
तो 1, उसके बाद i माइनस ए में क्या आ जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा ये, और ये माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का 3, नीचे -2 जहाँ पे है वहाँ पे आ जाएगा 2, और जहाँ पे 0 है वहाँ पे आ जाएगा 1, और 1 0 0 0 1 0 होता है। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा -1, और आ जाएगा 1। ये हो गया i माइनस ए का मैट्रिक्स, आ गया i माइनस ए। अब हम क्या करना चाहते हैं, i माइनस ए का इन्वर्स निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए पहले डिटर्मिनेंट ऑफ i माइनस ए निकाल लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ i माइनस ए की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 1 और माइनस का 1, -2 इंटू हो जाएगा 2 प्लस का 1, और -3 के साथ आ जाएगा -2 -1, ठीक है। ये आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो गया, और यहाँ पे आ गया -6, और यहाँ पे आ गया प्लस का 9 जो कि 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, i माइनस ए का एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ i माइनस ए, तो पता ही है, पहले i माइनस ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ, फिर उसका ट्रांसपोज लो। दोनों का हम एक साथ कर दे रहे हैं। तो एडजॉइंट ऑफ i माइनस ए की वैल्यू जो आएगी वो ऐसा आ जाएगा। तो जहाँ पे 1 है वहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। जहाँ पे 2 है वहाँ पर आ जाएगा 1। तो जहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 आ जाएगा, और इसको हम लोग लिखेंगे कॉलम में लिखेंगे। तो -3 आ रहा है बेसिकली। यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला तो लिखा ही रहता है, यहाँ पे प्लस का 3 है, और बाहर को फैक्टर का साइन -3, और यहाँ पे आ रहा है -3 जो कि यहाँ आ जाएगा -3, ठीक है। तो दोनों काम साथ साथ करते आ रहे हैं, को फैक्टर मैट्रिक्स बना रहे हैं, उसको ट्रांसपोज भी करते आ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रो का सारा को फैक्टर्स लिख देंगे फर्स्ट कॉलम में। उसी तरह से सेकेंड रो का सारा को फैक्टर लिखेंगे सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में। तो 2 के जगह पे आ जाएगा 1, फिर 1 के जगह पे आ जाएगा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और -1 के जगह पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से थर्ड रो का अगर लिखें को फैक्टर कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में, तो यहाँ आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा -5, हाँ -5, और नेक्स्ट आ जाएगा -3। तो इस तरह से एडजॉइंट ऑफ i माइनस ए निकल गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है, मैट्रिक्स बी बराबर, तो मैट्रिक्स बी बराबर i प्लस ए लिखा हुआ है, 1 -2 3, नेक्स्ट -2 1 1, और लास्ट में -1 1 1। एक बार देख लेते हैं, ठीक है। और इनटू हो जाएगा ये एडजॉइंट ऑफ i माइनस ए, और डिटरमिनेंट कितना रहता है 1/3, तो 1/3 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए माइनस i माइनस ए जो कि 0 1 1 -3 4 -5 और -3 3 और -3, ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पर लिख देंगे b बराबर 1/3, और दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने आता है, ये रो टू कॉलम मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 0 + 6 -9, नेक्स्ट में आ जाएगा 1 -8 प्लस का 9, थर्ड में आ जाएगा 1 + 10 माइनस का 9, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इससे आ जाएगा 0 -3 -3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से आ जाएगा -2 प्लस का 4 और प्लस का 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम से आ जाएगा -2 -5 और -3, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से आ जाएगा 0 -3 -3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से आ जाएगा -1 + 4 + 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम से आ जाएगा -1 -5 और माइनस का 3। तो ये हो जाएगा b बराबर 1/3, यहाँ आ जाएगा -3 2 2, नेक्स्ट आ जाएगा -6, नेक्स्ट आ जाएगा 5 और नेक्स्ट आ जाएगा -10।
नेक्स्ट -6, यहाँ पे प्लस का 6 और यहाँ पे माइनस का 9। अब ये जो 1/3 है उसको अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो b बराबर आ जाएगा -1 2/3 2/3 -2 5/3 -10/3 और यहाँ आ जाएगा -2 2 और आ जाएगा माइनस का 3 और यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एरिया बिटवीन दी टू कर्व्स, और दोनों कर्व सर्किल है। ये क्वेश्चन भी ज़्यादा कठिन नहीं होना चाहिए। तो इसका देखते हैं सॉल्व करके। x² + y² = 4 एक कर्व दे रखा है और दूसरा कर्व दे रखा है x² + y - 2 का होल स्क्वायर = 4। इन दोनों को प्लॉट कर लें अगर, तो x² + y² = 4 मान लो ऐसा हो गया। तो इसका रेडियस भी 2 दे रखा है, दोनों का रेडियस सेम है और सेंटर एक का हो गया ओरिजिन, दूसरा हो गया 0,2। ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यही 0,2 है और ये दूसरे सर्किल का क्या बन गया, सेंटर, और रेडियस इसका 2 है। तो मतलब सर्किल दूसरा वाला कुछ ऐसा बन रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली मुझे इन दोनों सर्किल के बीच मुझे एरिया ट्रैप हो रहा है, मतलब एरिया ट्रैप हो रहा है ये वाला। ठीक है, अगर मैं इस वाले एरिया को, ये वाला एरिया अगर मैं A1 मान लूँ, है ना, तो टोटल एरिया को अगर मैं A मान लूँ तो A बराबर 2 टाइम्स A1 हो जाएगा। तो मुझे निकालना है बेसिकली A1। अब A1 निकालने के लिए क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेंगे जो टच कर रहा है ऊपर S1 कर्व को, इसको मान लेते हैं S1। इस वाले कर्व को मैंने S1 मान लिया और इस कर्व को मैंने S2 मान लिया। तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जो है ऊपर टच कर रहा है A1 को, ऊपर टच कर रहा है S1 कर्व को और नीचे टच कर रहा है S2 कर्व को। बस मुझे अब ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, दोनों के कर्व को सॉल्व कर लेते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व करें तो यहाँ से x² निकाल लेते हैं इस वाले से, फर्स्ट वाले से, और इसमें डाल देते हैं। तो x², तो सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगा, x² हो जाएगी 4 - y²। तो 4 - y² प्लस y - 2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 4। अब सॉल्व करते जाएंगे। तो 4 - y² प्लस y² प्लस 4 और माइनस का 4y इक्वल टू 4, ये आ जाएगा। तो यहाँ से y² से y² कट गया, 4 से 4 कट गया, तो ये आ गया y इक्वल टू 4 से 4 कटा नहीं, 4 4 8 हो गया, है ना। मतलब इधर से काट सकते थे और एक 4 बचा रहेगा। तो ये आ जाएगा 4y बराबर 4। तो क्या आ गया, 4y बराबर 4। तो y बराबर कितना आ गया, 1। तो y बराबर 1 पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x कितना था, 4 - y² का अंडर रूट। तो x की वैल्यू आई थी +/4 - y² का अंडर रूट। तो x की वैल्यू आ गई +/√3। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हो गया √3, 1। तो जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लिए हैं वो कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, उसका x 0 से वेरी करेगा कहाँ तक, √3 तक। तब A1 A बराबर एरिया रिक्वायर्ड एरिया जो A है वो हो जाएगा 2 टाइम्स A1, और A1 कितना हो जाएगा, तो ऊपर टच कर रहा है किसके कर्व को, ऊपर टच कर रहा है S2 के कर्व को, यहाँ पे टच कर रहा है, ये S1 कर्व है ये, और नीचे टच कर रहा है S2 के कर्व। तो ऊपर वाले S1 से y निकाल लेंगे जो कि आ जाएगा 4 - x² का अंडर रूट। तो 4 - x² का अंडर रूट माइनस, और नीचे टच कर रहा है S2 के y को, वहाँ से इसका y निकाला जाए
तो वैल्यू आएगी इसकी 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस माइनस में, मतलब अगर मैं यहाँ से निकालें इस वाले इक्वेशन से y की वैल्यू, तो ये आ जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा y माइनस 2 बराबर, या डायरेक्टली लिखें तो y बराबर आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ, तो अब इसका जो y है वो तो 2 से अधिक हो नहीं सकता है। ठीक है, तो क्या लेंगे, माइनस वाई लेंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू 2 माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इंटू डी एक्स, और इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से √3, 0 से √3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू, अब ये हो जाएगा 0 से √3, अभी माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, और इंटू डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। अब 2 कॉमन निकाल कर बाहर कर देंगे तो एरिया बराबर हो जाएगा 4 इंटू 0 से √3, और 2 टर्म में बांट लेंगे इसको, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और माइनस का डी एक्स हो जाएगा सिंपली, डी एक्स 0 से √3। तो इसको सॉल्व करते जाएंगे तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू, अब इसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, ये a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो आंसर क्या आता था, x इंटू अंडर रूट ऑफ a² माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि x इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस a²/2, यानी कि प्लस 4/2 आ जाएगा, इंटू साइन इनवर्स x बाई ए, तो साइन इनवर्स x बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ पर सिंपली x हो जाएगा, और लिमिट लग जाएगी इसकी 0 से √3, इस पूरे की लिमिट लग जाएगी 0 से √3। अब सॉल्व कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 4 इंटू, अब पूरे की लिमिट क्या लगी है, 0 से √3, तो जब √3 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा √3/2, और 4 में से 3 गया 1, तो इंटू 1, माइनस करके 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस 4/2 का बन जाएगा 2 साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स √3/2 कितना हो जाएगा भाई, y/3 हो जाएगा, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, और माइनस करके 0 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा सिंपली माइनस √3, और अब आंसर आने वाला है 4 इंटू, ये हो गया √3/2 प्लस 2π/3 और माइनस का √3, ये हो जाएगा 4 इंटू, एक में से चला गया आधा तो हाफ हो जाएगा, तो 2π/3 और माइनस का √3/2। अब यहाँ से आंसर आ जाएगा, तो एलसीएम ले लें तो 6 हो जाएगा, 4/6, यहाँ आ जाएगा 4π माइनस 3√3, ये हो जाएगा, या तुम चाहो तो अंदर ट्रांसफर कर लो, तो ये आ जाएगा 8π/3 और माइनस 2√3। अब देखते हैं ऑप्शन किस तरह से दे रखा है, 8π/3 माइनस 2√3 फर्स्ट ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएनसी का, नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 6 identical oranges among 4 persons such that each person gets at least 1 orange. तो एटलीस्ट 1 ऑरेंज वाला तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ओके, तो उसको डायरेक्टली फॉर्मूला से लिखें तो लिख सकते हैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल टू n-1 सी r-1, एटलीस्ट 1, यानी कि पॉजिटिव इंट का सोल्यूशन चाहिए तो इसका फॉर्मूला डिराइव हो जाता है n-1 सी r-1 और n केवल यहाँ पर कितनी है 6 और कितना नंबर डिस्ट्रीब्यूट करना 4, तो n यहाँ पर 6 हो गया और r यहाँ पे 4 हो गया, तो 5c3, इसका मतलब 5c2 और इसका आंसर हो जाएगा 10। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू दे रखा और इस तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का मिनिमम में मैक्सिमम निकालना आता ही है, आसान क्वेश्चन ही है ये। तो यहाँ पर क्या करना है, जो कॉस स्क्वायर थीटा है तो सब में हम क्या कर रहे हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हाफ और अंदर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये आ जाएगा 12 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का हो जाएगा 6, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड और पूरे एक्सप्रेशन को मैं ई मान लेता हूँ, तो ई बराबर, तो मुझे ई का क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू। तो आगे सॉल्व करते जाएंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लेंगे कॉस 2 थीटा में ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा और यहाँ पे 12 को लिख लेंगे 6 इंटू 2, तो ये बन जाएगा 6 साइन 2 थीटा और यहाँ पर इसको लिख लेंगे 3 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 3 और 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा और प्लस का 6, ये आ गया। अब यहाँ पर आ जाएगा हाफ और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो जो कांस्टेंट टर्म में क्या आ रहा है 1 आ रहा है यहाँ से 3 और यहाँ से 6, 6 और 3 9 और 1 10 आ गया कांस्टेंट टर्म में। कॉस 2 थीटा कलेक्ट कर लें और 6 साइन 2 थीटा है, तो 6 साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा में कितना आएगा, यहाँ से -3 यहाँ से प्लस का 1, तो ये आ जाएगा -2 कॉस 2 थीटा, तो -2 कॉस 2 थीटा आ जाएगा ऐसा ये आ जाएगा हाफ और यहाँ पे अगर हम 2 को अंदर ट्रांसफर कर दें ये आ जाएगा 5 प्लस 3 साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, ये आ जाएगा। अब उसके बाद इसका निकाल लेंगे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, तुम्हें पता ही है कि 3 साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा की जो वैल्यू होती है, कोफिशिएंट क्या आ रहा है इसका 3 स्क्वायर, साइन 2 थीटा कोफिशिएंट 3 है और इसका कॉस 2 थीटा का 1 है, तो 3 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, कितना आ गया भाई, √10 आ गया, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू -√10 से √10 के बीच में लाई करेगी, तो लिख सकते हैं -√10 इज लेस और इक्वल टू 3 साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा और प्लस इज लेस और इक्वल टू √10, तो इसके लिए -√10 से प्लस का √10 में लाई करेगा। अब हम लोग को 5 ऐड कर देना हर जगह, तो 5 ऐड कर देंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5 प्लस आ जाएगा और यहाँ पे 5 प्लस √10 आ जाएगा। पूछ रहा था मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस √10, कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 एक रिलेशन का क्वेश्चन दे रखा है, एक रिलेशन डिफाइन हो रहा है सेट ए में और सेट ए दे रखा है 1 से लेकर के 9 तक का। फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर दे रखा है। अब जो रिलेशन है एक्स और वाई वो कैसे रिलेट हो रहा है, एक्स माइनस वाई इज ए मल्टीपल ऑफ 3, इज ए मल्टीपल ऑफ 3, तो हमें एक्स और वाई कलेक्ट करना है इस तरह से कि इनका जो डिफरेंस है वो 3 से डिवाइड हो जाए, मल्टीपल ऑफ 3।
तो चलो यहाँ पे देखते हैं कि एक तो नंबर वो कलेक्ट कर लो जिसमें कि वो जो कि एग्जैक्टली 3 का मल्टीपल होगा, रिमाइंडर 0 यानी कि 3 के टाइप का नंबर, वो हो जाएगा 3, 6, 9। अब वो नंबर कलेक्ट कर लो जिसका 3 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 1 आएगा, तो वो हो जाएगा 1 और 1 में 3 ऐड कर देंगे 4, 4 में ऐड कर देंगे 3, 7। और वो वाला नंबर ले लो जिसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 2 और इसमें 3, 3 ऐड करते जाओ, 2, 3, 5, 5, 3, 8। अब क्या है कि भाई एक्स और वाई, तो हो सकता है केस 1 कि एक्स और वाई दोनों इसी में से सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो एक्स के पास भी 3 चॉइस और वाई के पास भी 3 चॉइस, तो 3 इंटू 3, तो 9 केस बनेंगे इस वाले ग्रुप से। अगर मैं इस वाले ग्रुप से भी सेलेक्ट कर लूँ, 3 के प्लस 1 में से 2 सेलेक्ट कर लें, तो इनका भी डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी वही बात है, यहाँ पर भी 9 केस बन जाएगा सेम तरीके से, क्योंकि एक्स के पास भी 3 चॉइस है, वाई के पास भी 3 चॉइस है। और लास्ट वाले से भी अगर हम देखें तो 2 नंबर कोई भी सेलेक्ट करेंगे तो उनका डिफरेंस हमेशा ही 3 के मल्टीपल में आएगा, चाहे निगेटिव इंटीजर है चाहे पॉजिटिव इंटीजर, कट जाएगा 3 से, तो यहाँ भी 9 केस बनेगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितना बन जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ एक्स वाई सेटिस्फाइंग द गिवन रिलेशन इक्वल टू हो जाएगा 9 + 9 + 9 यानी 27 केसेस बनेंगे, 27 एलिमेंट्स होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर, और दे रखा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर इज 36, तो स्टेटमेंट 1 जो है रॉन्ग हो गया, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग या इनकरेक्ट। और स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको चेक करना है, ये S2 है। अब पता ही है कि भाई अगर मान लो x माइनस वाई साबित, मतलब कि जो भी रिलेशन में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सेटिस्फाई करें x माइनस वाई मल्टीपल ऑफ 3 के, तो ऑब्वियसली मैं अगर मैं y को रिप्लेस करूं x से, तो x माइनस एक्स जो कि 0 हो जाएगा, ऑब्वियसली वो मल्टीपल ऑफ 3 के हो जाएगा, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। और अगर मैं कहूँ कि x माइनस वाई अगर मल्टीपल ऑफ 3 के है, तो ऑब्वियसली इसका जो रिवर्स ऑर्डर में y माइनस एक्स आएगा वो भी मल्टीपल ऑफ 3 के होगा। इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी हो जाएगा, तो सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिविटी चेक करें कि मान लो कि x माइनस वाई मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है, और y माइनस जेड कोई मल्टीपल ऑफ 3 है, तो क्या x माइनस जेड मल्टीपल ऑफ 3 होगा, ये चेक करना है। तो हम x माइनस जेड को लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, लिख सकते हैं x माइनस जेड को इस तरह से। तो ये भी मल्टीपल ऑफ 3 के है और ये भी मल्टीपल ऑफ 3 के है, तो ऑब्वियसली सम भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3 के हो जाएगा, तो यानी कि x माइनस जेड भी मल्टीपल ऑफ 3 के हो जाएगा। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी हो गया, और जब तीनों ही हो गया तो इक्विवेलेंस हो गया, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज आर इज इक्विवेलेंस, यानी कि जो स्टेटमेंट 2 है वो ट्रू है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि S1 गलत और S2 सही। तो ऐसा कुछ ऑप्शन है, S2 इज करेक्ट एंड S1 इज नॉट करेक्ट, यानी कि ऑप्शन सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी का है, इसमें क्या बोल रहा है कि एक बैग ए है जिसमें कि वाइट बॉल 9 है एंड ब्लैक बॉल 8 है। दूसरा बैग है बैग बी, और इसमें है वाइट बॉल 6 और ब्लैक बॉल है 4। One ball is randomly transferred from bag B to bag A. तो बैग बी से बैग ए में 1 बॉल ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। बैग बी से एक बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं बैग ए में, ठीक है। तो क्या स्थिति हो सकती है, हो सकता है कि भाई अगर एक वाइट बॉल ट्रांसफर हो रहा हो, है ना, मान लो, तो अगर एक वाइट बॉल ट्रांसफर होगा तो यहाँ बच जाएगा
वाइट बॉल कितना और ब्लैक बॉल कितना, और यहाँ पर वाइट बॉल और ब्लैक बॉल की क्या स्थिति बनेगी। एक बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं बैग बी से, 1 बैग ए में, और फर्स्ट केस ले रहे हैं 1 वाइट बॉल ट्रांसफर हो रहा है। तो वाइट बॉल बैग बी में अब हो जाएगा 5 और ब्लैक बॉल 4 होगा। और चूंकि वाइट बॉल ट्रांसफर कर रहे हो तो बैग ए में जो वाइट बॉल की संख्या होगी वो 10 हो जाएगी और ब्लैक बॉल 8 रहेगा, ठीक है। और अगर तुमने ब्लैक बॉल ट्रांसफर किया है 1 ब्लैक बॉल, तो क्या स्थिति बनेगा यहाँ पे। तो वाइट बॉल बैग बी में उतना ही रह जाएगा 6 और ब्लैक बॉल हो जाएगा 3, और जबकि बैग ए में वाइट बॉल रहेगा 9 और ब्लैक बॉल हो जाएगा 9, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग ए, तब फिर बैग ए से एक बॉल निकालते हैं। तब फिर बैग ए से 1 बॉल निकालेंगे, 1 बॉल इज ड्रॉन। ये सिचुएशन है। तो प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालनी, प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज वाइट। तो प्रोबेबिलिटी ड्रॉन बॉल फ्रॉम बैग ए इज वाइट, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पर इसका डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि सिचुएशन डायग्राम यहाँ पर लिखा ही हुआ है। तो अगर हम एक वाइट बॉल ट्रांसफ़र करते हैं बैग बी से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी वाइट बॉल ट्रांसफ़र करने की, तो हो जाएगी 6/10। तो 6/10 की प्रोबेबिलिटी से ट्रांसफ़र हुआ। और जब अब बैग ए का जो सिचुएशन है और वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वाइट बॉल उसका 10 हो गया था, तो 10 में से कोई एक बॉल 10C1 तरीके से और टोटल में से एक बॉल 18C1 तरीके से। दूसरा केस हो सकता है प्लस करके, अगर वाइट ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र किया गया तो ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/10। तो 4/10 की प्रोबेबिलिटी से ट्रांसफ़र होगा। और अब क्या होगा कि वाइट बॉल निकालना है बैग ए में से, तो वाइट बॉल कितना है, तो 9 था, तो 9C1 डिवाइड बाई टोटल बॉल कितना हो गया था 18, तो 18C1, यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर लेंगे। 6/10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, और ये हो गया 10/18, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, और प्लस 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 9 डिवाइड बाई 18, तो ये कट के कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। ये यहाँ पे ये हाफ हो गया। फर्दर और सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये 5 से 5 कट गया, ये 3 आ गया, और यहाँ पे 2 से 2 कट गया, तो यहाँ क्या आ गया 1/3, और यहाँ क्या आ गया 1/5। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें, तो ये आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 15, तो 8/15 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर P/Q है तो P + Q कितना होगा। ये P/Q के फॉर्म में आ गया, P और Q यहाँ पे को प्राइम है, तो P + Q निकालेंगे तो कितना आएगा 23। अब देखते हैं ऑप्शन में 23 कोई है कि नहीं। 23 ऑप्शन बी में है, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक लॉगरिथमिक इक्वेशन दे दिया गया है और बोल रहा सम ऑफ ऑल रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पे जो दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर हम उसको ध्यान से देखें, एक है 6x² + 28x + 30, जो कि फैक्टराइज होकर के बन जाएगा। जो दो बेस दे रखे हैं उन्हीं का प्रोडक्ट में ये फैक्टर हो जाएगा 6x + 10। एक बार चेक भी कर लेते हैं, 6x² आ जाएगा और 18x और प्लस 10x 28x और 30। इस तरह क्वेश्चन क्लास में आ चुके हैं बहुत बार, तो इस तरह का जनरली यही केस बनता है। और यहाँ पे बहुत ही जनरल क्वेश्चन दे रखा है, ये बहुत सारे किताब में मिल जाएगा इस तरह का क्वेश्चन।
और दूसरा जो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 6x, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, बुक वाले क्वेश्चन है ये। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, देख सकते हो तुम, वो है एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब जो लॉगरिथमिक इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा लॉग एक्स प्लस 3 का बेस, और यहाँ पे जो दो फैक्टर आ गए इसके, एक्स प्लस 3 इंटू 6x प्लस 10, और इधर आ जाएगा 5 माइनस 2 टाइम्स लॉग x प्लस 10, 6x प्लस 10, और यहाँ आ जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। अब log a इंटू बी, log a प्लस log b होता है, तो इधर बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा 1 प्लस log 6x प्लस 10, और बेस आ जाएगा x प्लस 3, और इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 5 माइनस 5 माइनस, और ये जो पावर है मतलब लॉग का जो नंबर का पावर है वो आगे आ जाएगा, तो 5 माइनस 4 टाइम्स लॉग x प्लस 3, और बेस में आ जाएगा 6x प्लस 10, ऐसा हो गया। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है दोनों तरफ सेम आ रहा है, लॉग x प्लस 3 नहीं सेम नहीं आ रहा है, नंबर और बेस जो है इंटरचेंज हो गया है, यहाँ पर बेस और नंबर, और यहाँ पर नंबर और बेस चेक कर लो तुम, इंटरचेंज हो गया है। तो यहाँ पर किसी भी एक लॉग को अगर तुमने टी पुट कर दिया, सपोज करो मैंने लॉग 6x प्लस 10 और बेस x प्लस 3 को मैंने टी पुट कर दिया है ना, तो ये अगर मैंने इसको टी पुट किया इस वाले को, तो ऑब्वियसली ये वाला बन जाएगा 1/t, ठीक है। तो अब जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, 1 प्लस टी इक्वल टू 5 माइनस 4/t। अब ये टी में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा t प्लस 4/t इक्वल टू 4। अब t से मल्टीप्लाई कर लो थ्रू आउट, तो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस का 4 इक्वल टू 0, और ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर मेरे ख्याल से, t माइनस 2 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। t किसको माने थे, तो t माने थे लॉग 6x प्लस 10, लॉग 6x प्लस 10, और बेस क्या था उसका x प्लस 3, और ये हो गया 2 के बराबर। अब सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, तो 6x प्लस 10 बराबर हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ से सॉल्व कर लेंगे आगे, तो ये आ जाएगा 6x प्लस 10 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 और प्लस का 6x, तो भाई 6x से 6x भी कट गया, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन लगा लो कि भाई लॉग का नंबर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, तो और बेस कहीं भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अगर हम x इक्वल टू 1 डालते हैं +1, और देखते हैं कि कहीं पर इनवाइट चीज़ तो नहीं आ रहा है, तो अगर हम 1 डालेंगे तो जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन था 1 डालेंगे तो लॉग का नंबर पॉजिटिव, यहाँ पे बेस पॉजिटिव, यहाँ पे बेस पॉजिटिव रहेगा सेकेंड वाले में भी, और यहाँ पे लॉग का नंबर भी पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर हम -1 डालेंगे तो वो चेक कर लेते हैं, -1 से x प्लस 3 पॉजिटिव ही रहेगा, -1 से -28 हो जाएगा, -28 प्लस 30 प्लस का 2 ये पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ पे -1 चेक कर लेते हैं, तो 10 में से 6 गया 4 पॉजिटिव रहेगा, -6 प्लस 9 पॉजिटिव, भी पॉजिटिव, तो हर जगह पॉजिटिव रहेगा लॉग का बेस और नंबर, चाहे हम x +1 लें चाहे -1 लें। तो फाइंड द सम ऑफ ऑल रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, तो सारे रियल सॉल्यूशंस x इक्वल टू 1 और प्लस दोनों ही सॉल्यूशंस हो गए, तो 2 सॉल्यूशंस हो गए इसके, और दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर हम सम देखें तो सम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, तो आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पीएनसी का है, और इसमें क्या बोल रहा है कि 4 डिजिट नंबर बनाना है ABCD,
तो 4 डिजिट नंबर ए बी सी डी इस तरह से कि प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 20, यानी कि ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। और ये इसमें नंबर ऑफ केसेस जो भी आएंगे उसको एस मानना है, ठीक है। तो 20 का तुम देख लो क्या क्या फैक्टर हो सकता है। 4 नंबर का प्रोडक्ट 20 चाहिए, तो मान लो 1145 से 20 आ जाएगा, ठीक है। कैसे कैसे 20 आ सकता है ये सोचना तुमको। तो मान लो हम 1 5 टू जा 10 टू जा 20 ये भी आ सकता है केस, 1252। और क्या केस हो सकता है? 20 तो और इसी तरीके से नहीं आ सकता है। तो 2 केस बना, तो इसके सामने कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 ये आ जाएगा, और ये हो जाएगा 12 केस। और इसके सामने भी वही आ जाएगा 12 केस, फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 यानी कि 12 केस। और कोई तरीके से 20 आ सकता है भाई, 4 इंटू 5 20 होता है, और 4 कम 2 इंटू 2 लिख लेंगे, और तो कोई तरीका नहीं है 20 लाने का। 10 इंटू 2 ला नहीं सकते हैं, 10 2 डिजिट का हो जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। ABCD सारे सिंगल डिजिट होंगे ना, तो और कोई तरीका नहीं है। तो 4 डिजिट नंबर यानी कि एस का जो आंसर आ गया, तो एस बराबर आ गया 24 वेज आ गया इसका। अब पी क्या है, नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स। अब यहाँ पे पी जो है वो 5 डिजिट नंबर है ABCDE। इस तरह से कि इनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 20, इसका भी प्रोडक्ट 20 ही चाहिए, प्रोडक्ट 20 चाहिए बस। अब यहाँ पे 5 डिजिट नंबर हो गया, तो 5 डिजिट नंबर के लिए एक बढ़ा दो, 1 1 कर लो, और एक 5 और 4 एक केस ये हो सकता है। हाँ, दूसरे केस में 1 1 2 5 2 ये हो सकता है, 5 टू जा 10 टू जा 20। और क्या हो सकता है, और तो कोई केस नहीं होगा। 5 डिजिट नंबर प्रोडक्ट 20, 5 4 जा 20। हाँ, तो और कोई केस बनेगा नहीं, तो इससे आ जाएगा फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 5 होता है 120, तो 120 डिवाइड बाई 6, तो 20 केस ये हो जाएंगे। और ये वाला केस हो जाएगा फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, 120 डिवाइड बाई 4, तो 30 हो जाएगा। तो पी वाला केसेस हो जाएगा पूरा मिलाकर 50 केस, और एस का केस कितना होता है 24। तो क्या निकालना हम लोग को, एस प्लस पी, तो एस प्लस पी का आंसर हो जाएगा 74, ये आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जनरल कोनिक का दे दिया गया है, जिसमें कि 2 पीरियड्स है, और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है दे आर लाइंग ऑन ए सर्किल ऑफ रेडियस आर एंड सेंटर ए बी। तो निकालना AB प्लस 18R स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर एक थ्योरी पढ़ाया जाता है कि अगर S1 एक कोनिक सेक्शन, दूसरा S2 कोनिक सेक्शन है, तो उनके इंटरसेक्शन से जो कोनिक सेक्शन पास करेगा उसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है S1 प्लस लैम्डा टाइम्स S2 बराबर 0। तो वही काम करना है, यहाँ पे S1 की वैल्यू लिख देंगे, फर्स्ट कर्व का एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 23, और प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरे कर्व का एक्सप्रेशन लिख देंगे, 4x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 20x माइनस 12y और प्लस का 35 इक्वल टू 0। तो ये उस कोनिक सेक्शन का इक्वेशन हो गया जो दोनों कोनिक सेक्शन के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। अब बोल रहा है कि सारे इंटरसेक्शन पॉइंट किस पे लाई करने चाहिए, सर्किल पे। मतलब ये जो कोनिक सेक्शन बना, ये वाला जो इक्वेशन बना,
इसको क्या होना चाहिए, सर्किल होना चाहिए, ठीक है। सर्किल होना चाहिए, तो सर्किल के कंडीशन लगा देंगे कि भाई सर्किल के लिए कंडीशन पढ़े हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कलेक्ट कर लो अगर तुम, यहाँ से 1+4 लैम्डा आ जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और अगर तुम वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कलेक्ट कर लो तो यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू कर देंगे 2, और यहाँ से आ जाएगा 2 लैम्डा, तो 2+2 लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकल गई, तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा, 2 लैम्डा इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू हाफ आ जाएगी, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू हाफ आ गई। एक्स वाई का टर्म होना नहीं चाहिए, तो यहाँ पे एक्स वाई का टर्म है ही नहीं ऑलरेडी, तो बस और कुछ करना नहीं है यहाँ पे। तो लैम्डा की वैल्यू एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से 4 लैम्डा आ गया सेकंड वाले से, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट पहले वाले से 2 आ गया, और सेकंड वाले से प्लस का 2 लैम्डा हो गया, ठीक है। तो सही है, तो लैम्डा की वैल्यू हाफ आ गई। अब यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे हाफ, ठीक है। तो ये हाफ पुट करके 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12x माइनस 24y प्लस का 46, और इधर आ जाएगा प्लस, यहाँ सिंपली आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 20x माइनस 12y प्लस 35 इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन हो गई। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कलेक्ट कर लो ढंग से, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर ये हो गया 6x स्क्वायर, 4y स्क्वायर और 2y स्क्वायर ये हो गया 6y स्क्वायर। अब x का टर्म कलेक्ट कर लें, -12 माइनस 20 माइनस का 32x, y का टर्म कलेक्ट कर लें 24 और 12, तो माइनस का 36y हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म कलेक्ट कर लें तो 46 और 35, 6 5 11 4 3 7 1 8 81 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, सेंटर ए बी और रेडियस आर। तो पहले 6 से डिवाइड कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 32/6x माइनस 36/6, तो माइनस का 6y हो जाएगा, और प्लस का 81/6 इक्वल टू 0। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 से काट लें तो 2 16 जा 2 3 जा, तो माइनस 16/3x, और यहाँ तो हो ही गया -6y, और यहाँ पे काट लें 3 से, 27 3 81 और 3 2 जा 6, 27/2 बराबर 0। तो यहाँ से सेंटर ए कॉमा बी निकल सकता है, ये तुम्हारा सेंटर है ए कॉमा बी, और इसकी आ जाएगी वैल्यू, एक्स का कोफिशिएंट लेंगे, साइन चेंज करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 8/3 आ जाएगा, वाई का कोफिशिएंट का साइन चेंज करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। और अब रेडियस निकाल लें तो रेडियस इक्वल टू आ जाएगा 64/9, 8/3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर 9, और माइनस कांस्टेंट टर्म 27/2, यह आ जाएगा आर स्क्वायर। तो हमें ए बी प्लस 18 r² निकालना, तो r² ही निकालना है, तो r² टर्म निकाल लेते हैं ठीक से। तो यह आ जाएगा 9 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 18, ठीक है। और यहाँ पे 64 इंटू 2 128 हो जाएगा, और ये 18 9 जा 9 8 जा 72, और 9 1 जा 9 और 7 16 हो जाएगा, और माइनस का 9 इंटू 27, 9 7 जा 63, 9 2 जा 18 और 6 24, माइनस का 243 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 128 प्लस 162, 8 2 10, 6 2 8 1 9, और ये हो गया 290, और 290 में से घट जाएगा 243, तो ये आ जाएगा 10 में से 3 गया 7, और 8 में से 4 चला गया तो 4 हो जाएगा, ठीक है।
तो 47/19 आ गया आर स्क्वायर की वैल्यू 47/18 और ए और बी की वैल्यू हो गई ए हो गया 8/3 और बी हो गया 3। तो हमें क्या निकालना है ए बी इंटू ए बी प्लस 18 आर स्क्वायर। तो ए इंटू बी ए बी प्लस 18 आर स्क्वायर ये निकालना है। तो ए इंटू बी करेंगे तो 8/3 इंटू 3 और प्लस 18 आर स्क्वायर। तो 18 इंटू आर स्क्वायर कितना है 47/18। तो 18 से 18 कट गया 3 से 3 कट गया 47 प्लस 8 कितना हो गया 55। तो 55 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर का है और ये क्वेश्चन भी ज़्यादा दिक्कत वाला है नहीं। तो पहला इक्वेशन दे रखा है ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर 2 टाइम्स ए क्रॉस सी। अब देख सकते हैं दोनों तरफ वेक्टर एक कॉमन दिख रहा है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं सबको एक तरफ ले जाते हैं। तो 2 टाइम्स वेक्टर ए क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर वेक्टर ए प्री मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों में। तो वेक्टर ए कॉमन ले लेंगे वेक्टर ए क्रॉस। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंक्लूजन निकलेगा कि 2 टाइम्स सी माइनस वेक्टर बी जो है वो वेक्टर ए के पैरेलल हो जाएगा। इस पैरेलल और कोलिनियर विथ वेक्टर ए और कोलिनियर विथ वेक्टर ए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स सी वेक्टर माइनस वेक्टर बी इक्वल टू टी टाइम्स वेक्टर ए। ठीक है। तो ये एक इक्वेशन आ गया वेयर टी इज सम पैरामीटर बिलोंगिंग टू रियल। तो ये एक इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट क्या दे रखा है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4 दे रखा है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4 और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 2। वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 2 एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं ए का 1 बी का 4 और सी का 2। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है हमें निकालना है और एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड सी इज दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है। तो बी और सी के बीच का एंगल 60 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पे हम ये जो इक्वेशन आ गया है इसी इक्वेशन से दोनों तरफ का ले लेंगे मैग्नीट्यूड। तो 2 टाइम्स वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू हो जाएगा टी का मॉड इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। अब दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेंगे। तो इधर स्क्वायर करेंगे तो मॉड का स्क्वायर इधर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको एक्सपांड कर लेंगे तो 4 टाइम्स वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स डी डॉट सी एंड दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो कि 1 है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड कितना है 2 है। तो 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। वेक्टर बी का स्क्वायर हो जाएगा तो 16 माइनस 4 इंटू और यहाँ पे बी और सी के बीच का एंगल भी दे रखा था 60 डिग्री। तो इसको भी एक्सपैंड कर देंगे तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इसको एक्सपैंड करेंगे तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4 तो 4 इंटू 4 और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 2 और कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री हाफ एंड दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ से मेरा टी निकल जाएगा। तो ये अब कितना आ रहा है वो देख लेंगे। तो 2 से 2 कट गया और ये एक 16 से ये 16 कट गया। तो टी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4। टी की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 4। और हमें क्या निकालना है ए डॉट सी का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए निकल गया यहाँ से एक तरह से वेक्टर ए की वैल्यू निकल जाएगी 2 टाइम्स सी वेक्टर माइनस वेक्टर बी। तो आ जाएगा वेक्टर ए इक्वल टू प्लस माइनस 1/4 टाइम्स 2 टाइम्स सी वेक्टर माइनस बी 2 टाइम्स वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी। ये आ जाएगा ये आ जाएगा प्लस माइनस 1/4। अब 2 टाइम्स वेक्टर सी करो तो
अच्छा ए डॉट सी निकालना हम लोग को, है ना। तो ए डॉट सी निकाल लेंगे डायरेक्टली, ए डॉट सी। तो यही वाला इक्वेशन में दोनों तरफ ले जाएंगे डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी का। तो ए डॉट सी इक्वल टू हो जाएगा +-1/4 और यहाँ पर आएगा 2 टाइम्स वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी, यानी कि वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस बी डॉट सी आ जाएगा और वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा +-1/4, यहाँ पे 1/4 होगा। अब वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा था, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 2 दे रखा था, यहाँ आ जाएगा 2 × 4 और फिर बी का मैग्नीट्यूड 4, एक बार देख लेते हैं, बी का मैग्नीट्यूड 4 था और सी का मैग्नीट्यूड 2 था, तो 4 × 2 और cos थीटा था हाफ, ये आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया +-1/4 और ये हो गया 8 में से चला गया 4, तो 4 आ गया। अब ए डॉट सी का देना है मॉड, तो ए डॉट सी का मॉड का आंसर आ जाएगा 1, सो 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जेड की जो वैल्यू दे रखी है, इसका हम लोग देख सकते हैं कि रियल पार्ट और जो इसका इमेजनरी पार्ट है उसका जो रेशियो आएगा वो √3 आ जाएगा। इसका मतलब ये ओमेगा के टर्म में एक्सप्रेस हो सकता है। हमें पता है कि ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो -½ प्लस √3/2 आयोटा होता है, ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -½ माइनस √3/2 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ से जैसे √3/2 चाहिए, ठीक है, तो अगर मैं नीचे वाले में आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूँ, पहले तो तुम इसको -ω² लिख लो, तो -ω² बराबर कितना आ जाएगा, हाफ प्लस √3/2 आयोटा, ऐसा आ जाएगा। और मैं अगर इसमें आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये नेगेटिव -√3/2 आ जाएगा। तो इसमें मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट वाले इक्वेशन, इस वाले में आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या बन जाएगा वो देखते हैं। ये बन जाएगा ओमेगा आयोटा और इक्वल टू हो जाएगा -½ आयोटा, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा -√3/2, ऐसा आ जाएगा। अब माइनस को ट्रांसफर कर दें, ये आ जाएगा ½ आयोटा प्लस √3/2 बराबर -ω आयोटा, तो ये आ गया। यही वाला एक्सप्रेशन दे रखा था √3/2 प्लस आयोटा/2, तो कितना आ गया ये -ω आयोटा। तो जो जेड की जो वैल्यू हो गई, दिस इम्प्लाइज जेड क्या बन गया, -ω आयोटा। अब क्या निकालना है, जेड की पावर 201 तो जेड की पावर 201 और माइनस आयोटा और पूरे की पावर क्या निकालनी है, 8, पूरे की पावर 8 निकालनी है। तो अब निकाल लेंगे भाई, जेड की पावर 201 कर लो अलग से, 201 आ जाएगा, तो यहाँ पर -1 की पावर 201 आ जाएगा, आयोटा की पावर 201 आ जाएगा और ओमेगा की पावर आ जाएगा 201। तो ये जो टर्म है ओमेगा की पावर 201 ये 1 हो जाएगा, क्योंकि जो पावर है 201 वो 3 का मल्टीपल है, और यहाँ पे -1 का पावर में और आ गया तो -1 हो गया ये, और आयोटा की पावर 200 होता तो एग्जैक्टली 1 आ जाता और यहाँ पर आ जाएगा सिंपली आयोटा, तो ये आ गया माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये जो है जेड की पावर 201 माइनस आयोटा की पावर 8 जो है, 8 है ना, पावर देख लेते हैं एक बार, पावर 8 है, हाँ, ये आ जाएगा। अब जेड की पावर 21 कितना आ गया, माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा और पूरे की पावर 8, ये आ गया, ये आ गया -2 आयोटा की पावर 8, तो जो कि आ जाएगा 2 की पावर 8 इंटू आयोटा की पावर 8, और 2 की पावर 8 कितना होता है भाई, हाँ,
2 की पावर 8 256 होता है, तो 256 हो जाएगा आंसर इसका, क्योंकि आयोटा की पावर 8 हो जाएगा 1, 4 के मल्टीपल में पावर है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 256। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो है ट्रिग्नोमेट्री का है, और इसमें दे रखा है कॉट थीटा की वैल्यू और एक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो निगेटिव में है, -1/2√2, और थीटा दे रखा है 3π/2 से 2π के बीच में। यानी थीटा किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑब्वियसली कॉट थीटा निगेटिव होता है। अब जो एक्सप्रेशन दे रखा, अगर मैं इसको ई मान लूँ और ब्रैकेट के अंदर ट्रांसफ़र कर दें, तो ये आ जाएगा साइन 15θ/2 इंटू साइन 8θ प्लस साइन 15θ/2 इंटू कॉस, ये 18θ नहीं है, ये 8θ है, करेक्शन कर लेना है, प्लस कॉस 15θ/2 इंटू कॉस 8θ प्लस कॉस 15θ/2 इंटू माइनस का आएगा साइन 8θ। माइनस का आ जाएगा। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये जैसे साइन है साइन भी है, तो यहाँ पर कॉस है कॉस भी अवेलेबल है, तो ये हो जाएगा ई इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो कॉस ऑफ 8θ माइनस 15θ/2, कॉस के अंदर डिफरेंस ऑफ एंगल किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये जो बचा साइन 15θ/2 ये वाला, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी, तो प्लस का आ जाएगा साइन ऑफ 15θ/2 माइनस 8θ। तो ये आ जाएगा ई बराबर कॉस ऑफ, और 16 में से जाएगा 15, तो कॉस θ/2 आ जाएगा, और यहाँ पे साइन के अंदर माइनस θ/2 आ जाएगा, जो कि बन जाएगा माइनस साइन θ/2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर θ/2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 माइनस कॉस थीटा। उसी तरह से 2 कॉस स्क्वायर θ/2 की वैल्यू हो जाती है 1 प्लस कॉस थीटा। तो साइन θ/2 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी प्लस माइनस 1/√2 1 माइनस कॉस थीटा, और कॉस θ/2 की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/√2 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखो कि थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा था, 3π/2 से 2π में, तो 3π/2 से 2π में थीटा था, तो θ/2 हम देख सकते हैं कि आ जाएगा वो 3π/4 से पाई के बीच में। तो ये चला गया θ/2 कहाँ चला गया, इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो हम देख सकते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन θ/2 पॉजिटिव होता है और कॉस θ/2 नेगेटिव होता है। तो साइन θ/2 की जो वैल्यू लेंगे वो लेंगे प्लस का 1/√2 1 माइनस कॉस थीटा, और कॉस θ/2 नेगेटिव हो जाएगा, तो कॉस θ/2 की वैल्यू लेंगे माइनस 1/√2 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है ई बराबर आ जाएगा, अब 1/√2 कॉमन निकाल लेंगे पूरे में से, तो पहले आएगा माइनस ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा का अंडर रूट भी तो आएगा, अंडर रूट, ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट भी आएगा।
ठीक। तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का अंडर रूट, और नेक्स्ट टर्म था माइनस साइन थीटा बाई 2, तो यहाँ पर ये भी -1/√2 कॉमन ले चुके हैं, तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा आ जाएगा। अब ये माइनस पूरे में से बाहर लें तो -1/√2 आ जाएगा, और अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस का अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है। अब थीटा जो था वो फोर्थ में था, और फोर्थ में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, तो अगर हम यहीं पर कॉस थीटा निकाल लें, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा रेशियो किसका होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का, और कॉट थीटा रेशियो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर का। तो बेस की वैल्यू 1 हो जाएगी, और हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो 2√2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, तो 9 आ जाएगा। 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 3। तो कॉस थीटा लेंगे प्लस साइन के साथ, क्यों? क्योंकि थीटा कहाँ है? फोर्थ में। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/3। यहाँ पुट कर देंगे तो ई बराबर आ जाएगा -1/√2, और यहाँ आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1/3 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1/3, ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा -1/√2, और 1/√3 भी बाहर कर लो, तो अंदर आ जाएगा यहाँ पे 3 + 1 4, तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 में से 1 चला गया 2, तो ये √2 हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे √2 कॉमन ले लें, ये आ जाएगा -1/√3, और अंदर आ जाएगा √2 + 1, √2 से √2 कट जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जो कौन से ऑप्शन में वो देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, -√2 + 1/√3, यही मेरा आ रहा है, -√2 + 1/√3, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फोर्थ क्वेश्चन में एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि क्या है ये क्वेश्चन। तो dx 4x + 6 और अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 12x + 7। ठीक है। तो ये जो अंडर रूट का एक्सप्रेशन है, इसका अगर हम लोग देखें कि ये क्या बन सकता है, तो 4x स्क्वायर बेसिकली अगर तुम देखो 4x स्क्वायर प्लस 12x + 7, तो ये 4x स्क्वायर लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर आ गया, प्लस 12x है, यहाँ पे 2 × 2x कर लें, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? 3 एक एक्स्ट्रा बच जाएगा, 3 आ गया एक्स्ट्रा, 2 × AB, तो 3 का स्क्वायर चाहिए, तो 3 का स्क्वायर अपने मन से जोड़ेंगे और उतना ही हम घटा देंगे, तो +7 - 9, ये बन जाएगा 2x + 3 का होल स्क्वायर, 2x + 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा -2, ये आ जाएगा। तो और जो 4x + 6 है, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 2x + 3 आ जाएगा। ठीक है भाई। तो अगर गिवन इंटीग्रेशन को मैं i मान लूँ, i बराबर, तो ये अब i बराबर क्या हो जाएगा? तो 1/2 बाहर कर देते हैं, dx, यहाँ आ गया 2x + 3, और अंडर रूट में आ गया 2x + 3 का होल स्क्वायर -2, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 2x + 3 यहाँ पर आ रहा था, 2x + 3 यहाँ पर भी आ रहा था, 2x + 3 को t मान लेते हैं, तो 2x + 3 को t मान लेंगे तो 2 × dx = dt हो जाएगा। तो अब i की वैल्यू हो जाएगी 1/2, और dt/2 हो जाएगा ये dx बराबर, तो dt/2 हो गया, और ये हो गया t × अंडर रूट ऑफ t², और -2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा।
ये आ जाएगा आई बराबर 1/4 और डी टी अपॉन टी अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, बताइए सबको। 1/a सेक इनवर्स x/a होता है इसका। ये हो जाएगा आई इक्वल टू 1/4 और 1/a और a यहाँ पे √2 है तो 1/√2 आ जाएगा। 1/a सेक इनवर्स t/a अब प्लस का c, ये आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म, लेकिन क्या सेक इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, तो आई इक्वल टू 1/4√2 आ जाएगा। और ये सेक इनवर्स, अब यहाँ पे t की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, t की वैल्यू 2x+3 थी, तो सेक इनवर्स 2x+3 डिवाइड बाय √2 अब प्लस का c। अब आंसर जो है वो दे रखा tan इनवर्स में, सो यू हैव टू कन्वर्ट दिस सेक इनवर्स इनटू tan इनवर्स। तो सेक इनवर्स 2x+3 अपॉन √2 को कन्वर्ट करना है tan इनवर्स में। तो सेक इनवर्स फिर से cos थीटा की तरह सेक थीटा की तरह रेशियो हो गया बेस बाई हाइपोटेन्यूज को उल्टा हाइपोटेन्यूज बाई बेस, तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हो गया 2x+3 और बेस हो गया √2। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर निकालेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, तो 2x+3 का होल स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर यानी कि -2 हो जाएगा, पूरे का अंडर रूट लेंगे। इसको ब्रेक करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस का 12x और 9 में से चला जाएगा 2 तो 7 आ जाएगा प्लस का 7 और पूरे का अंडर रूट, ये आ गया। तो सेक इनवर्स दिस tan इनवर्स के टर्म में आंसर आ जाएगा tan इनवर्स p/b होता है। तो p कितना है भाई, p हो गया अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 7 और b हो गया √2। तो अब i का आंसर हो जाएगा 1/4√2 tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 7 अपॉन का √2 प्लस का c। अब देखें कौन सा ऑप्शन में है ये, तो ऑप्शन चेक करना आप। tan इनवर्स 1/4√2, चलो इसको √2 को नीचे से गायब करो, तो √2 से मल्टीप्लाई करेंगे √2 इंटू √2 तो ऊपर आ जाएगा √2, नीचे आ जाएगा 1/8, तो √2/8 आ जाएगा ये और इंटू tan इनवर्स 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 7 अपॉन √2 प्लस c। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, √2/8 √2/8 tan इनवर्स यानी कि ऑप्शन ए है। हाँ ऑप्शन ए हो गया इसका आंसर, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। 15th क्वेश्चन एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्या दे रखा डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर -4 इंटू dy/dx -2xy प्लस 2x इंटू 4 - x स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो पहले एक्स स्क्वायर -4 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा dy/dx -2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर -4 इंटू वाई प्लस, और अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो -2x ये बन जाएगा। अच्छा ये होल स्क्वायर के अंदर है, तो होल स्क्वायर के अंदर तो कुछ भी लिख सकते हैं, उसको प्लस ही रहने देते हैं, प्लस 2x और 4 - x स्क्वायर का होल स्क्वायर को हम लोग x स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर -4 दिस इज इक्वल टू 0। तो एक 2 काट कर ये काट लेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस करके समझ जाएगा dy/dx -2x अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई और इसको उस तरफ भेज देंगे तो माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाए। अब यहाँ से ये डिफरेंशियल बन गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर p की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब पी डी एक्स निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ये हो जाएगा माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को अगर हम t मानते हैं तो 2x dx dt आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स की जो वैल्यू है, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस डी टी अपॉन टी, ये आ जाएगा माइनस एल एन टी, ये आ जाएगा एल एन 1/t, ये आ जाएगा एल एन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये आ जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y इंटू एल एन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी थी? माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आ गया अच्छा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई की पावर पी डी एक्स, ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, यहाँ पे एल नहीं आएगा। अब यहाँ पर आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये कट गया। अब यहाँ से आ गया y इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2x बचा से, तो माइनस 2 आ गया और x dx का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस का c, तो 2 से 2 भी कट गया, तो ये आ गया। अब यहाँ से c निकालने के लिए कंडीशन दे रखा होगा f3 बराबर 15 एट x इक्वल टू 3 y बराबर 15, तो 15 इंटू और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 5 आ जाएगा इक्वल टू x इक्वल टू 3 पे निकालना था, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 9 प्लस का c, x बराबर 3 पे y की वैल्यू 5 है, एट x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 5 इधर रखा है। तो y इक्वल टू 15 दे रखा है ना, 15, हाँ 15, y इक्वल टू 15। ठीक है, तो अब यहाँ से c की वैल्यू कितनी आएगी? 5 से 3 आ जाएगा, तो c बराबर आ गया 12। c बराबर कितना आ गया? 12। तो अब जो सॉल्यूशन कर्व हो गया y इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 12, ऐसा आ जाएगा। तो y इक्वल टू आ गया ये माइनस कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू माइनस ऑफ, इसको फैक्टराइज कर लेंगे हम, तो x माइनस रूट 12 कितना होता है? 4 इंटू 3, तो x माइनस 2 रूट 3 एक्स प्लस 2 रूट 3। अच्छा, मुझे तो फंक्शन का कुछ मैक्सिमम वैल्यू निकालना था, तो चलो इसको भी छोड़िए। तो ये मेरा फंक्शन निकल चुका है, अब क्या निकालना है? फाइंड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो अब एफ एक्स की वैल्यू हो चुकी है ये, तो एफ एक्स इक्वल टू, अगर मैं इसको पूरा ब्रेक कर लूँ तो माइनस एस की पावर 4 आ जाएगा और माइनस 4x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस का 48 आ जाएगा।
अब मैं अगर मुझे लोकल मैक्सिमम निकालना है तो एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4x क्यूब माइनस 32x, 4x क्यूब माइनस 32x ये आ जाएगा। और यहाँ से 4x कॉमन ले लें तो माइनस 4x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 8। अब इसका साइन स्कीम लगा दें तो -4x और यहाँ पर फैक्टराइज कर लें तो x माइनस 2√2 इंटू एक्स प्लस 2√2। अब साइन स्कीम लगा लें तो सबसे पहले प्लॉट होगा -2√2, फिर नेक्स्ट प्लॉट होगा 0, फिर नेक्स्ट प्लॉट होगा 2√2। नेट साइन इसका नेगेटिव है, सारे पावर ऑड है तो नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। अब मुझे फंक्शन की वैल्यू क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू। फाइंड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए साइन स्कीम में क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव यहाँ पे दो जगह पे आ रहा है, तो +-2√2 जो हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम हो गया दोनों। अब यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे एफ एक्स की, और एफ एक्स में एक्स स्क्वायर आ रहा है तो हम वैल्यू निकाल लेंगे मैक्सिमम वैल्यू। तो एफ एक्स बराबर आ जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स मैक्स, जो कि मिलेगा हम लोग को एट एक्स इक्वल टू +-2√2। तो माइनस के बाद एफ एक्स की वैल्यू निकली हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 12। एक्स स्क्वायर माइनस 12 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 12। ये हो गया 8 माइनस 12 और मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 यानी कि 8 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 माइनस 4। तो कितना आ गया, ये 12 में से 8 गया 4 और यहाँ पे आ गया 4 16, तो 16 आ गया मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका ऑप्शन में देखते हैं कि कोई 16 दे रखा है कि नहीं। 16 इसके ऑप्शन ए में है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला दे रखा है और इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ओ ए बी इंस्क्राइब्ड है और ओ जहाँ पे वर्टेक्स है। तो ऐसा क्वेश्चन देख चुके हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला। तो यहाँ पर ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, ये सिचुएशन हो जाएगा। तो क्या बोल रहा था कि ओ ए बी, तो ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो हमें निकालना है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द सर्किल हैविंग ए बी एज डायमीटर फ्रॉम द ओरिजिन। अब ए बी को डायमीटर मान करके जो सर्किल ड्रॉ करेंगे उसकी जो डिस्टेंस है ओरिजिन से कितनी होगी, यही क्वेश्चन है। तो बस हमें ए और बी निकालना है एक तरह से। तो अब चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके साइड लेंथ को अगर मैं एल मान लूँ, है ना, एल, तो अगर मैं इसको एन मान लूँ तो ओ एन बराबर कितना हो जाएगा भाई, एल कॉस 30 डिग्री, और ए एन बराबर कितना हो जाएगा, एल साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा एल कॉस 30 डिग्री और कॉमा एल साइन 30 डिग्री। और कहाँ लाई कर रहा है, पैराबोला पे, जिसकी इक्वेशन क्या दे रखी है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो अब मैं इसको सेटिस्फाई करा करके एल निकाल लूँगा तो आ जाएगा एल स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 4 इंटू एल कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ से एक एल काट लेंगे, यहाँ से एल काट लेंगे, तो एल बराबर आ गया 4 इंटू कॉस 30 डिग्री डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री, क्या आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू √3/2
और साइन स्क्वायर 30 डिग्री होता है 1/2 का स्क्वायर, जो कि ऊपर चला जाएगा 4, तो ये आ गया 8√3, 8√3, एल की वैल्यू आ गई 8√3। तो जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट ए और बी का, वो कितना हो जाएगा, एल cos 30 एल sin 30। तो पॉइंट ए हो जाएगा एल cos 30 यानी 8√3 cos 30 डिग्री एल sin 30 यानी 8√3 sin 30। क्या आ जाएगा कोऑर्डिनेट पॉइंट ए का, cos 30 होता है √3/2, तो 8√3 इंटू √3/2 कॉमा 8√3 sin 30 हाफ। तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा 12 कॉमा 2 4 8 और √3 इंटू √3 12 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 12 कॉमा 4√3, ऐसा आ जाएगा। तो अगर पॉइंट ए आ गया 12 कॉमा 4√3, तो पॉइंट बी आ गया 12 कॉमा -4√3। तो पॉइंट बी हो गया 12 कॉमा -4√3। अब ए बी एज डायमीटर सर्किल क्वेश्चन देंगे, सर्किल विथ ए बी एज डायमीटर, तो बेसिकली मुझे इसका रेडियस निकालना। अब क्या है कि एक सर्किल है जिसका सेंटर मालूम चल जाएगा, तो सेंटर इसका ए बी का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 12 कॉमा 0, 12 कॉमा 0 हो जाएगा, ठीक है। और अब एक सर्किल ले लो, अब इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा, तो ए बी का लेंथ हो जाएगा 4√3 का ट्वाइस 8√3, रेडियस हो जाएगा इसका 8√3। अब रेडियस हो गया। अब देखो क्या सिचुएशन है, एक सर्किल है जिसका सेंटर 12,0 है और इसकी हमें निकालनी है ओरिजिन से मिनिमम की मैक्सिमम, क्या बोल रहा है, मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। ये हो गया ओरिजिन से मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, और रेडियस 8√3 है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा मिनिमम डिस्टेंस, तो ओ सी माइनस रेडियस, तो मिनिमम डिस्टेंस का जो फॉर्म आंसर आएगा वो आ जाएगा ओरिजिन से सेंटर तक की दूरी जो कि 12 हो गई, और रेडियस घटा देंगे जो कि 8√3 है, तो 12 माइनस 8√3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है 12 माइनस 8√3। तो 4 3 जा 12 माइनस 4 और 2 में दे रखा है, तो यहाँ से अगर हम 4 कॉमन निकाल लेंगे तो 4 3 माइनस 4 3 जा 12 3 माइनस 2√3 ऐसा आएगा, 4 इंटू 3 माइनस 2√3। रेडियस की वैल्यू कितनी होगी भाई, रेडियस चेक कर लेते हैं। तो 4√3 4√3 8√3 का आधा आएगा ना 4√3, रेडियस हो जाएगा 4√3, ठीक है। 8√3 तो डायमीटर हो गया उसका, तो यहाँ आ जाएगा 4√3, ये 4√3 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4√3, अब यहाँ से आंसर मैच कर जाएगा। तो 12 माइनस 4√3 किसका आंसर है देख लेते हैं। तो 4 3 जा 12 माइनस 4√3 यानी ऑप्शन सी 12 माइनस 4√3, ऑप्शन सी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, एक रोम्बस दे रखा है ABCD, उसके दो अपोजिट वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो एक रोम्बस बना लेते हैं और कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं ABCD,
तो ए और सी का दे रखा है कोऑर्डिनेट्स 1,2 और सी का दे रखा है -3 -6 और इसके जो दो साइड्स हैं AD और BC दे आर पैरेलल टू द लाइन और B का कोऑर्डिनेट अगर अल्फा बीटा है और D का है कोऑर्डिनेट गामा डेल्टा, मैं पूछ रहा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का मॉड कितना हो। तो रोम्बस भी तो एक पैरेललोग्राम ही होता है ना, एंड पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं दे आर बाइसेक्ट ईच अदर एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर इन दोनों डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ई मान लें तो ई का कोऑर्डिनेट्स निकल जाएगा यूजिंग द वर्टेक्स ऑफ ए एंड सी। वो कितना हो जाएगा 1 - 3 डिवाइड बाई 2 यानी कि -1, -6 + 2 डिवाइड बाई 2 -4 डिवाइड बाई 2 -2। तो पॉइंट ई का आ गया कोऑर्डिनेट्स। अगर यही पॉइंट ई का जो कोऑर्डिनेट्स है यूजिंग वर्टेक्स डी एंड बी लिखें तो अल्फा प्लस गामा इक्वल टू -2 आ जाएगा और बीटा प्लस डेल्टा कितना आ जाएगा, बीटा प्लस डेल्टा आ जाएगा -4। तो ये डायरेक्टली निकल गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। इसमें स्लोप देने का क्या जरूरत था साइड AD और BC का, डायरेक्टली आंसर आ गया। तो आंसर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का जो मॉड है उसका आंसर आ जाएगा 6। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए।